मॉर्निंग चिल्ड्रन, हम हमारा सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें द बैटल ऑफ तराइन के युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद फेस्ड ए क्रशिंग डिफीट इन द फर्स्ट बैटल एंड ही बेयरली एस्केप्ड विद हिज लाइफ। यानी मोहम्मद गोरी है, वो प्रथम जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें बुरी तरह हार गया और मुश्किल से ही अपना जीवन बचा पाया। हाउएवर विद इन ए ईयर ही रिटर्न बैक विद ए मैसिव आर्मी आफ्टर मेकिंग केयरफुल प्रिपरेशन। यानी लगभग एक साल के अंदर ही वह वापस एक बड़ी विशाल सेना के साथ भारत लौट आया और सावधानियां रखते हुए बड़ी तैयारी के साथ। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ पृथ्वीराज मैनेज टू गेन द सपोर्ट ऑफ ऑल द राजाज ऑफ नॉर्थन इंडिया एक्सेप्ट जयचंद्र ऑफ कन्नौज। इधर पृथ्वीराज चौहान जो हैं, उन्होंने जो उत्तरी भारत के राजा थे, सभी राजा उनका समर्थन प्राप्त किया, सिवाय जयचंद्र जो राजा है कन्नौज का, उसको छोड़ करके। बट द एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड रैपिड मूवमेंट्स ऑफ द तुर्किश आर्मी वर too much for him and so Muhammad stood victorious in the battle and he occupied Delhi area and eastern Rajasthan। लेकिन जो मोहम्मद गोरी था, इसकी सेना का जो प्रबंधन था वो बहुत ही अच्छा था। तुर्किश आर्मी थी और मोहम्मद गोरी था, वो तराइन के द्वितीय युद्ध में जीत गया और उसने दिल्ली और उसके आसपास और पूर्वी राजस्थान का कुछ हिस्सा ऑक्युपाइड जीत लिया। Between the years 1192 CE and 1206 CE, the Turkish rule spread over गंगा, यमुना, दोआब, बंगाल एंड बिहार। यानी कि लगभग 1192 ईस्वी से लेकर Between the years 1192 CE and 1206 CE, the Turkish rule spread over गंगा, यमुना, दोआब। यानी 1192 से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो तुर्किश शासन है वो गंगा, यमुना, दोआब क्षेत्र में बंगाल और बिहार तक फैला हुआ था। It should be noted here that Muhammad also defeated Jayachandra, the ruler of Kannauj, in the year 1194 CE। यानी कि यह भी नोट किया जाता है कि मोहम्मद जो है also defeated जयचंद्रा को हराया उन्होंने, जो कन्नौज का शासक था 1194 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक एंड बख्तियार खिलजी, the two general of Muhammad, handled his further conquest and Muhammad was required to go back to Ghazni quite often the handle एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जो हैं, इसके दो सामंत थे, ये मुख्य थे। इन्होंने संपूर्ण विजय और जो शासन था उसको संभाला। मोहम्मद वाज रिक्वायर्ड टू गो बैक टू गजनी, यानी मोहम्मद ने वापस गजनी जाने की इच्छा जताई। एंड ओफन टू हैंडल एडमिनिस्ट्रेशन, गजनी का साम्राज्य हैंडल करने के लिए। ही वाज मर्डर्ड ऑन हिज वे टू गजनी, यानी गजनी के रास्ते में उसका मर्डर कर। ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ तुर्किश रूल इन इंडिया। यानी कि ऐसा माना जाता है कि तुर्क साम्राज्य की स्थापना करने वाला भारत के अंदर मोहम्मद गोरी था, जिसने तुर्क शासन की स्थापना की थी। काजेज ऑफ द डिफीट एंड इंडियन रूलर्स, यानी कि भारतीय शासकों में हार का मुख्य कारण क्या था। प्रोबेबली द इंडियन रूलर्स वर नॉट यूनाइटेड, यानी संभवतया भारतीय जो शासक थे वो यूनाइटेड, यानी एकता नहीं थी उनके अंदर, संगठित नहीं थे। दे डिड नॉट मेक कंबाइंड इफर्ट्स टू डिफेंड द नॉर्थ वेस्ट रीजन, यानी कि उन्होंने सभी ने मिलकर के उत्तरी जो पश्चिमी क्षेत्र है उसको जीतने का कोई प्रयास नहीं किया। इफ़ दे हैड बीन यूनाइटेड, अगर वो संगठित होते, दे कुड हैव डिसलॉज्ड द तुर्किश रूलर्स, यानी कि तुर्की सेना को हरा देते। व्हेन दे वर सेटिंग डाउन इन इंडिया, जिन्होंने भारत के अंदर अपना शासन जमाया। दे डिड नॉट हैव द फोरसाइट दैट द तुर्क्स कुड एक्सटेंड देयर किंगडम इवन बियॉन्ड पंजाब, यानी कि उनकी ऐसी दूरदृष्टि नहीं थी कि तुर्क जो हैं वो अपना साम्राज्य पंजाब तक भी जमा लेंगे। ऑल दो द तुर्क डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स, यद्यपि तुर्क लोगों के पास कोई आधुनिक हथियार भी नहीं थे। येट दियर सुपीरियर हॉर्सेज एंड माउंटेड आर्चर वर टू रैपिड एज कम्पेयर टू आवर स्लोली मूवमेंट एलिफेंट, यानी उनके पास तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे, जो हमारी तुलना के अंदर हमारे जो हाथी हैं वो बिल्कुल धीरे चलते हैं, इसकी तुलना में उनके पास तेज़ दौड़ने वाले घोड़े थे। देयर इज़ नो डाउट दैट बोथ मोहम्मद
महमूद एंड मोहम्मद वर ब्रिलियंट लीडर्स एंड माइटी कमांडर्स। यानी इसमें कोई संदेह नहीं है कि मोहम्मद और महमूद दो ब्रिलियंट लीडर्स थे और कमांडर्स थे। मैनी राइटर्स से दैट, अनेक लेखक ऐसे कहते हैं, दे डिपेंडेड ऑन द सामंतास फॉर द सप्लाई ऑफ आर्मी। यानी कि हमारे जो शासक हैं वो सामंतों के ऊपर निर्भर करते हैं पूर्णतः आर्मी की सप्लाई के लिए। सो दियर आर्मी वाज नॉट वर्किंग टुगेदर, इस कारण से उनकी जो आर्मी है वो एक साथ कार्य नहीं करती। ऑलवेज आफ्टर द बैटल वाज ओवर ऑल ऑफ देम टुक देयर ओवन वेज एंड देयर वुड बी नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन देन। यानी कि युद्ध समाप्त होने के बाद भी ये अपनी आर्मी की देखभाल नहीं करते और कोई भी जो प्लान है वो तैयार नहीं करते। इट इज़ इसेंशियल फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड द रीजन्स बिहाइंड वाई द फॉरेनर्स ऑक्युपाइड वास्ट रीजन्स ऑफ आवर कंट्री। यानी यह हम सब के लिए अत्यंत आवश्यक हो जाता है समझना कि कोई ना कोई तो कारण ऐसा रहा होगा जिससे हमारे देश के अंदर एक विशाल क्षेत्र के ऊपर विदेशियों ने अधिकार जमाया। दिस विल मेक अस आइडेंटिफाई आवर weakness and take such actions so that these things never happen in the future. This will make us identify, यानी इससे हमें यह पता चल जाता है our weakness, हमारी कमजोरियों के बारे में, and take such actions so that these things never happen in the future, कि हमें कौन सी एक्शंस लेनी चाहिए ताकि भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना घटित हो तो हम इन एक्शंस का इस्तेमाल करके विजयी हो सकें। अब सेकंड नंबर पे आता है द Cholas. The Cholas were the most powerful rulers in South India between 800 CE to 12,000 CE. यानी जो चोल साम्राज्य है वो दक्षिणी भारत में सबसे शक्तिशाली शासन था चोलों का, जो 800 से लेकर के 1200 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। They made तंजौर द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ पैलेसेज एंड टेम्पल्स। यानी उन्होंने तंजौर है उसको एक सुंदर शहर बनाया राजमहलों वाला और मंदिरों वाला एज दियर कैपिटल, और इसको अपनी राजधानी के रूप में भी रखा। दीज पैलेसेस कंसिस्टेड ऑफ मैग्निफिशेंट बैंक्वेट हॉल्स, लार्ज गार्डन्स एंड टेरेसेस। यानी इन राजमहलों के अंदर मैग्निफिशेंट बैंक्वेट हॉल्स, बड़े बड़े हॉल होते थे, बड़े बड़े गार्डन, टेरेसेस। 5 और 7 स्टोरेड बिल्डिंग्स वर ऑल्सो प्रेजेंट, 5 या 7 मंजिला बिल्डिंग्स भी होती थी। विजयालय वाज द फाउंडर ऑफ चोल डायनेस्टी। यानी विजयालय जो है वो चोल साम्राज्य का संस्थापक था। राज चोल एंड राजेंद्र वर द मोस्ट प्रोमिनेंट चोला रूलर्स। यानी राजराज चोल और राजेंद्र चोल थे वो चोल शासकों में सबसे महत्वपूर्ण थे।